हेलो एवरीवन, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है उच्च शिक्षा को आर्थिक प्रतिफल, इकोनॉमिक रिटर्न टू हायर एजुकेशन। यानी कि गवर्नमेंट जो है हायर एजुकेशन में जो इन्वेस्ट करती है उसको रिटर्न किस तरीके से मिलता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके लिए सिलेबस में दो सिद्धांत दे रखे हैं। पहला है संकेतन का सिद्धांत और दूसरा है मानव पूंजी सिद्धांत, सिग्नलिंग थ्योरी और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो ये दो सिद्धांत है जिनके माध्यम से हमें आर्थिक प्रतिफल जो है उसको पढ़ना है। अब तक हम लोगों ने जो कंप्लीट करा है वो पार्ट सी जो है हमारा शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना, इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन दोनों थ्योरीज में सबसे पहले हम लोग जो है मानव पूंजी सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, मानव पूंजी सिद्धांत के बारे में। तो ये सिद्धांत जो है मानव को यानी ह्यूमन को जो है कैपिटल के तौर पर मानता है कि मानव स्वयं अपने आप में एक पूंजी है। नॉर्मली पूंजी क्या होता है, व्यक्ति अपनी लाइफ में जो कमाता है, ठीक है, वो जो इनकम करता है उसके बाद में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो उसकी बेसिक नीड होती है उसको कंप्लीट करने के बाद में जो बाकी पैसा वो बचाता है, सेविंग करता है, जिससे वो प्रॉपर्टी खरीदता है और कोई चीजें जो खरीदता है वो सब क्या होता है, उसकी पूंजी होती है, कैपिटल कहलाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है कि मानव अपने आप में एक पूंजी है, मानव स्वयं क्या है, एक पूंजी है। अब हमको शिक्षा के इसमें दृष्टिकोण से देखना है कि शिक्षा के तौर पे क्या बात आती है। तो शिक्षा के माध्यम से ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है, क्योंकि हमको हायर एजुकेशन के उससे पढ़ना है, तो ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है व्यक्ति में, ह्यूमन में जो है स्किल जनरेट करती है। स्किल यानी कौशल का जो है निर्माण करती है। यानी कि अगर बच्चे को एजुकेशन दी जाती है तो उससे क्या होता है, उसमें स्किल का निर्माण किया जाता है, उसमें स्किल को जो है जनरेट किया जाता है। और क्या है, शिक्षा के माध्यम से स्किल जो है, कौशल को जो है और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावी बनाया जाता है। ठीक है, जनरेट तो करती ही है, साथ में उसको इफेक्टिव भी बनाती है और उसको एफिशिएंट भी बनाती है। साथ में ये तीन चीजें ध्यान रखने वाली है कि क्या मानते हैं एजुकेशन में से व्यक्ति, बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है या ह्यूमन जो है, उसमें क्या तीन चीजें उत्पन्न होती हैं। तो वो पहला है स्किल। शिक्षा के माध्यम से स्किल को जनरेट किया जा सकता है, स्किल तो मैंने बता ही दिया। उसके साथ साथ जब स्किल जनरेट होगी, स्किल का निर्माण होगा, तो जब वो अपनी स्किल का यूज करेगा तो उससे उसकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो उससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये तीन चीजें जो है मानव पूंजी सिद्धांत में ध्यान रखने वाली हैं कि स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो शिक्षा के माध्यम से बच्चे में डेवलप किया जाता है। पहले स्किल का निर्माण किया जाएगा, स्किल को जनरेट किया जाएगा। जब उसमें कौशल का निर्माण होगा तो जब वो अपने कौशल का आगे जाकर के उपयोग करेगा तो उससे उसकी नॉलेज बढ़ेगी, और जब वो नॉलेज बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो उससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये कहता है मानव पूंजी सिद्धांत कि जो मानव होता है एजुकेशन के माध्यम से उसमें उस स्किल को जनरेट किया जाता है, और जब बच्चे में स्किल जनरेट होती है तो वो आगे जाकर के जो है जब अपनी स्किल का यूज करेगा और अच्छी से अच्छी उसमें स्किल बनेगी तो वो देश में जो है अपना योगदान दे पाएगा। एक कौशलपूर्ण व्यक्ति जो होगा, एक स्किलफुल पर्सन जो होगा, वो देश में जो है प्रोडक्टिविटी में जो है, क्योंकि हम यहाँ तक क्या बात कर रहे हैं, रिटर्न की बात कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन से हमको रिटर्न कैसे मिलेगा, अगर हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन प्राप्त होगा तो क्या होगा, देश का जो है इकोनॉमी अच्छा होगा, देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी यही कहती है कि एजुकेशन के माध्यम से जब बच्चे में स्किल का निर्माण होगा, जब उसमें नॉलेज का निर्माण होगा, जब उसमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कि वो अपना देश में योगदान दे सकेगा। इसमें तीन चीजें ध्यान रखने वाली है, स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस की। दूसरी बात आती है कि ये जो सिद्धांत है वो दिया किसने था। तो आप लोग ध्यान रखना, एडम स्मिथ इनका नाम आता है। इसमें एडम स्मिथ का सबसे पहले नाम आता है, बहुत से नाम आते हैं लेकिन दो चार नाम जो है एडम स्मिथ का आता है। उसके अलावा इसमें जेएस मिल का नाम आता है, जेएस मिल के अलावा मिन्सर का नाम आता है, मार्शल का नाम आता है, गैरी बेकर का नाम आता है, गैरी बेकर का नाम आता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, शुल्ज का नाम आता है इसमें,
ये जो नाम है ये मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित है। एडम स्मिथ, जे स्मिथ, मिन्सर, मार्शल, शुल्ज, गैरी बेकर, बहुत से नाम है, पर ये इंपॉर्टेंट जो है वो इस थ्योरी से संबंधित है। तो मानव पूंजी सिद्धांत में किसकी बात की गई है? स्किल की बात की गई है कि अगर हम एजुकेशन देते हैं तो हमको रिटर्न किस तरीके से मिलेगा, हम बच्चे में स्किल को जनरेट कर पाएंगे, स्किल जनरेट से नॉलेज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आगे जाकर के जो है देश में जो है प्रोडक्टिविटी का निर्माण होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी जो है वो देश की बढ़ेगी। तो रिटर्न हमको किस तौर पे मिलेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके हम देश की इकोनॉमी व्यवस्था यानी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बढ़ा पाएंगे। एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि मानव पूंजी सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं हायर एजुकेशन में, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, तो उससे क्या होगा? उससे हाई ह्यूमन कैपिटल एस्टेब्लिश होगी, उससे हाई ह्यूमन कैपिटल एस्टेब्लिश होगी। और हाई ह्यूमन कैपिटल में तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला है स्किल, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है एक्सपीरियंस। तो जब हायर एजुकेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हाई ह्यूमन कैपिटल मिलेगी और उसमें तीन चीजें आएंगी, हमको स्किल मिलेगी, नॉलेज मिलेगी और एक्सपीरियंस मिलेगा। उससे क्या होगा? हाई प्रोडक्टिविटी होगी। प्रोडक्टिविटी कैसी होगी? हाई होगी। और उससे क्या होगा? इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बढ़ेगी। सीधी सी बात है, अगर देश को ज्यादा से ज्यादा कौशलपूर्ण व्यक्ति मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्किल वाले व्यक्ति मिलेंगे, ज्यादा नॉलेज वाले मिलेंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा उत्पादन कैसे होगा? हमारा उत्पादन हाई होगा और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। यानी कि हमें बहुत ज्यादा स्किल वाले डॉक्टर मिलते हैं, इंजीनियर मिलते हैं, साइंटिस्ट मिलते हैं। तभी तो कहते हैं कि क्यों साइंटिस्ट या डॉक्टर सब लोग बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के काम करते हैं। अगर वो हमारे देश में रह करके ही काम करेंगे, अपने कौशल का यही उपयोग करेंगे, तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर इन्वेस्ट हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगी? अच्छी कैपिटल मिलेगी, अच्छी ह्यूमन कैपिटल मिलेगी, जिससे अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी और इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये है मानव पूंजी सिद्धांत, जो किसकी बात करता है? प्रोडक्टिविटी की बात करता है, स्किल की बात करता है। ये कहता है एजुकेशन से जो है स्किल को जनरेट किया जाता है, उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाता है। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है संकेतन सिद्धांत, सिग्नलिंग थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? संकेतन सिद्धांत कहता है कि जैसे मानव पूंजी सिद्धांत ने कहा था कि जो एजुकेशन है उससे स्किल को जनरेट किया जाता है, मानव पूंजी सिद्धांत सिग्नलिंग थ्योरी कहती है कि एजुकेशन जो है उससे स्किल को जनरेट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको सिर्फ इम्प्रूव किया जा सकता है। उसको क्या है? सिर्फ इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि जो स्किल है वो तो कैसी है? जन्मजात है, बच्चे में पहले से ही विद्यमान है। शिक्षा के माध्यम से कौशल जो है, स्किल को सिर्फ इम्प्रूव किया जाता है। अगर जो स्किल है वो तो बच्चे में शुरू से ही, जब से वो पैदा हुआ है उसमें वो कौशल है। शिक्षा के माध्यम से सिर्फ उस कौशल को बाहर लेकर के आना है, उसमें सुधार करना है। मतलब कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहती है कि अगर जैसे मैं यहाँ टीचिंग कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो ये कहती है कि एजुकेशन के माध्यम से मेरी जो टीचिंग की स्किल है उसको जनरेट किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। जबकि संकेतन सिद्धांत क्या कहता है कि टीचिंग की जो स्किल है वो मुझमें पहले से है, सिर्फ इसको इम्प्रूव किया जा सकता है टीचिंग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। तो ये इम्प्रूवमेंट की बात करती है। ठीक है, तो डिफरेंस ध्यान में रखना कि वो जनरेट करने की बात करती है और सिग्नलिंग थ्योरी जो है इसको इम्प्रूव करने की बात करती है, क्योंकि ये तो जन्मजात स्किल बच्चे में या स्टूडेंट में रहती है। ठीक है, ये कहता है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, किसकी तरह काम करती है? एक सिग्नल की तरह काम करती है, एक निर्देश जो हम लोग कह सकते हैं सिग्नल की तरह काम करती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम संकेतन सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो लोग हैं, ए और बी, जो जॉब के लिए गए हैं। ठीक है, कॉमर्स टीचर की जॉब है
एक बंदा जो है वो सिर्फ बीकॉम है, एक व्यक्ति जो है वो बीकॉम है, एक व्यक्ति एमकॉम है, और इसने कोई दूसरा जो है प्रोफेशनल कोर्स जीएसटी वगैरह का हम लोग कह सकते हैं कोई इसने कोर्स करा हुआ है। दो व्यक्ति जॉब के लिए गए, कॉमर्स टीचर की वैकेंसी है, ये बीकॉम है, ये एमकॉम है और जीएसटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि हमको टीचर की जरूरत है, तो यहाँ पर हम लोग प्राथमिकता किसको देंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे? ऑब्वियस सी बात है बी को देंगे, क्योंकि बी जो है उसकी डिग्री ज्यादा है। पहली बात तो वो पीजी है, दूसरी बात उन्होंने जीएसटी का कोर्स कर रखा है। यहाँ पर तो ये देख लिया, और मान लीजिए इन्हें जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये 5 साल का एक्सपीरियंस है, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब किसको प्राथमिकता दी जाएगी? तो जो सिग्नलिंग थ्योरी है वो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्राथमिकता बी को दी जाएगी, प्रेफरेंस बी को दी जाएगी। बीकॉम में जो बंदा है और उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में क्या होती है, यहाँ पर सेंटर में आपकी डिग्रियां होती है। आपने जो डिग्री ले रखी है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेंटर में होती है। तभी तो कहते हैं कि जो सिग्नलिंग थ्योरी है उसमें एजुकेशन क्या है, एक सिग्नल की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है? एक सिग्नल की तरह। वो बता रही है कि अगर ये व्यक्ति एमकॉम है और जीएसटी है, इनके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति स्किलफुल है, इसमें सब कौशल विद्यमान है, ये अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये जो एजुकेशन है, इनकी जो डिग्री है, ये सिग्नल का काम कर रही है कि एमकॉम जीएसटी है, यानी कि अच्छा पढ़ा सकते हैं। हमको आगे नहीं पता कि स्किल है पढ़ाने की या नहीं पढ़ाने की है, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इन्होंने सिर्फ बीकॉम कर रखा है, इनके पास डिग्री सिर्फ बीकॉम की है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत के हिसाब से हम इन व्यक्ति को नहीं रखेंगे, इनको रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है, आपकी जो डिग्री है, वो क्या काम कर रही है? सिग्नल का काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका फोकस जो होता है, सेंटर पॉइंट आपकी डिग्री होती है, आपकी क्वालिफिकेशन होती है। एजुकेशन किसका काम कर रही है? यहाँ पर एजुकेशन काम कर रही है सिग्नल का। मतलब अगर आपके पास डिग्री है, आपके सीवी, आपके रिज्यूमे में डिग्रियां जुड़ी हुई है, मतलब आप स्किल वाले हैं, आपके पास सभी स्किल है उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना, यहाँ पर एक नाम आता है, एक टर्म आती है शिपस्किन इफेक्ट। इसको ध्यान रखना कि ये किससे संबंधित है। ये है संकेतन सिद्धांत से संबंधित। शिपस्किन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास आपके ऊपर एक व्यक्ति है, आपका बॉस है, ठीक है, उनके पास स्किल की कमी है, स्किल की कमी है, लेस स्किल, मान लो कि स्किल की कमी है लेकिन क्वालिफिकेशन ज्यादा है। क्वालिफिकेशन कैसी है? ज्यादा है। आपके पास जो है स्किल ज्यादा है लेकिन क्वालिफिकेशन कम है। तो शिपस्किन इफेक्ट के अनुसार जो ये व्यक्ति जो होंगे जिनके पास स्किल कम है लेकिन क्वालिफिकेशन ज्यादा है, उनको सैलरी आपसे ज्यादा मिलेगी। भले ही आप कितने ही स्किल वाले क्यों ना हो, भले ही आपके पास कितनी स्किल क्यों ना हो, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उस काम के लिए नहीं बने हो, आप उस काम को नहीं कर सकते हो। ये जो व्यक्ति है जिसके पास स्किल कम है लेकिन क्वालिफिकेशन ले रखी है, वो उस काम को करने के लिए परफेक्ट है सिग्नलिंग थ्योरी के अनुसार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिग्नलिंग थ्योरी और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या कहती है। एक बार हम लोग, क्योंकि आपके सिलेबस में इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, ठीक है, वर्सेस पूछा है कि संकेतन सिद्धांत वर्सेस मानव पूंजी सिद्धांत क्या कहता है। तो सिग्नलिंग थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा कि स्किल की जगह, एक्सपीरियंस की जगह, नॉलेज की जगह किस पर फोकस किया जाए? इनकी जगह फोकस किया जाए क्वालिफिकेशन पर, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। फोकस किस पर किया जाए? क्वालिफिकेशन पर।
ये कहता है संकेतन सिद्धांत। और ये वाला सिद्धांत क्या, ये कौन सा वाला सिद्धांत है, ये है मानव पूंजी सिद्धांत। ये स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज पर फोकस किया जाए, जबकि संकेतन सिद्धांत कहता है कि इन सबको तो छोड़ो, फोकस करो सिर्फ क्वालिफिकेशन पर। ये थ्योरी कहती है कि अगर बेटर प्रोडक्टिविटी चाहिए, अगर प्रोडक्टिविटी बेटर चाहिए, ठीक है, अगर प्रोडक्टिविटी बेटर चाहिए तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि स्किल, नॉलेज या ये सब हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फोकस पॉइंट समझे आप, इनका फोकस पॉइंट क्या है, इनका फोकस पॉइंट है कि क्वालिफिकेशन, सेंटर में क्या है, क्वालिफिकेशन है। तो इसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं हायर एजुकेशन, अगर हमने इन्वेस्ट किया है हायर एजुकेशन में, तो उससे क्या होगा, हायर क्रेडेंशियल्स, और जब हायर क्रेडेंशियल्स होंगे तो हायर अर्निंग होगी, या हम लोग कह सकते हैं हायर प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये क्या कहते हैं कि अगर इन्वेस्ट करते हैं हायर एजुकेशन में तो उससे हमारे क्रेडेंशियल्स हायर होते हैं और उससे हमें हायर अर्निंग होती है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान देती है, जिससे क्या बढ़ती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। तो ये था संकेतन सिद्धांत और मानव पूंजी सिद्धांत। अब एक बार जो है हम इन दोनों में डिफरेंस भी कर लेते हैं कि दोनों क्या कहते हैं। तो मानव पूंजी सिद्धांत और यहाँ पर है संकेतन सिद्धांत। जब डिफरेंस करेंगे तो दोनों बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले है कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या कहती है। ये कहती है कि जो एजुकेशन है वो अर्निंग में बढ़ोतरी करती है या वेजेस में बढ़ोतरी करती है। एजुकेशन जो है, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, जो शिक्षा है वो अर्निंग या वेजेस हम लोग कह सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी करती है। कैसे बढ़ोतरी करती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके। एजुकेशन वेजेस में बढ़ोतरी करती है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके। मैंने बताया ना, प्रोडक्टिविटी कैसे, स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा जब व्यक्ति के पास में, तो उससे क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जबकि जो संकेतन सिद्धांत है वो क्या कहता है, एजुकेशन जो है वो वेजेस में बढ़ोतरी करती है। क्यों, क्योंकि एजुकेशन डिग्री जो होती है, एजुकेशन जो है वेजेस में बढ़ोतरी करती है, लेकिन कैसे करती है, क्योंकि एजुकेशन डिग्री जो होती है हमारी, जो हमने डिग्री ली है वो क्या काम करती है, एक सिग्नल की तरह काम करती है, एक सिग्नल की तरह काम करती है और ये बताती है कि अगर व्यक्ति के पास डिग्री है यानी कि उसकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं डिग्री की। जो सिग्नल है, डिग्री, एजुकेशन क्या है, एक सिग्नल की तरह काम करती है। और ये प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और ये डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी आती है कि जो इसने मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट की एबिलिटी को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है उसको। कैसे, क्योंकि इसके माध्यम से स्किल को जनरेट किया जाता है, तो बच्चे की जो क्षमता है उसको ये इफेक्ट करेगी, उसका निर्माण करने की कोशिश करेगी, ठीक है, उसमें जो स्किल है उसको बाहर लाने की कोशिश करेगी। वहीं पर ये स्टूडेंट की एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। ये क्या है, जनरेट, हम लोग कह सकते हैं जनरेट करती है स्किल को या एबिलिटी को, ये इसको इम्प्रूव करती है। यहाँ पे स्किल लिख लो, ये स्किल को इम्प्रूव करती है और ये जनरेट करती है। दूसरी आती है कि ये स्टूडेंट की जो है एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, वो क्या कर सकता है, उसको मेजर करती है। स्टूडेंट की एक्चुअल पोटेंशियल क्या है उसको ये मेजर करती है। जबकि संकेतन जो सिद्धांत है वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो उनकी एबिलिटी जो है या उनकी, हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल जो है, एक्चुअल पोटेंशियल जो है उसको मेजर नहीं करती, क्योंकि उनका सारा ध्यान किस पर रहता है कि अगर आपके पास हायर एजुकेशन है
तो आप कार्य क्षमता आपकी अच्छी है, आप स्किलफुल हैं, आप सब काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कहता है संकेतन सिद्धांत। तो एक्चुअल बात जो है कि व्यक्ति अगर जॉब के लिए गया है बट उसके पास डिग्री कम है पर उसके पास स्किल ज्यादा है, तो वो एक्चुअल पोटेंशियल जो होगी उसको मेजर नहीं करेंगे। वो किसको देखेगी? वो आपके रिज्यूमे को देखेगी, आपकी डिग्री को देखेगी। इसका फोकस पॉइंट क्या रहता है? प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी। इसका फोकस पॉइंट क्या रहता है? हायर एजुकेशन या हायर डिग्री। तो ये है मानव पूंजी सिद्धांत और संकेतन सिद्धांत में अंतर। कि ये जो सिद्धांत है मानव पूंजी सिद्धांत, ये कहता है कि अगर व्यक्ति के पास डिग्री कम भी है, एजुकेशन कम भी है, लेकिन अगर उसके पास ज्यादा स्किल है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा नॉलेज है, तो वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छे से कर सकता है। जबकि ये सिद्धांत ये बताता है कि एजुकेशन अपने आप में ही एक सिग्नल है, एजुकेशन अपने आप में ही सिग्नल है। यानी कि अगर व्यक्ति के पास डिग्रियां ज्यादा है तो वो अपने आप स्किलफुल भी है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है। तो ये किसको देखते हैं? सिर्फ डिग्री, आपकी हायर एजुकेशन को ये देखते हैं। तो ये था मानव पूंजी सिद्धांत और संकेतन सिद्धांत। ये दिया था स्पेंस ने। जो संकेतन सिद्धांत था वो स्पेंस ने दिया था। ठीक है, इनके मैंने बताई दिया आपको किस किसने दिए थे। तो ये मानव पूंजी सिद्धांत और संकेतन सिद्धांत जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगी। अगला जो आपका पॉइंट है वो है शैक्षिक वित्त की व्यवस्था की अवधारणा। उसमें सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त व्यवस्था और बजट निर्माण की संकल्पना। यानी कि शैक्षिक वित्त की व्यवस्था करना, फाइनेंस की जो है हमको व्यवस्था करनी है। हमने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी के लिए अब हमको वित्त की आवश्यकता है, फाइनेंस की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। तो वो वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से होगी हमको उस चीज को समझना है। उसके लिए आपके लिए माइक्रो एंड मैक्रो लेवल दे रखे हैं कि माइक्रो लेवल पे फाइनेंस की व्यवस्था कैसे होती है, मैक्रो लेवल पर कैसे हो सकती है, और बजट निर्माण दे रखा है कि बजट जो है उसका निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। तो फाइनेंस के अंतर्गत आता है कि हमको जो पैसा चाहिए, हमको जो मनी चाहिए, उसको हम कैसे तो मैनेज करेंगे। ठीक है, हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। दूसरा कि अगर हमें पैसे की जरूरत है, हमें फंड्स की जरूरत है, तो हम उन फंड को कैसे लेकर के आएंगे, हम उन फंड को जो है कैसे प्राप्त कर पाएंगे। पहली बात तो ये कि मनी है, पैसा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, यानी कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब हम देखेंगे कि मैंने उसका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। और हमको फंड चाहिए, हमारे पास नहीं है लेकिन हमको चाहिए, तो वो हम कैसे लेकर के आएंगे। ये होता है वित्त की व्यवस्था करना, कि वित्त जो है किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। तो इसके कुछ सोर्सेज या टाइप हम लोग कह सकते हैं, कुछ टाइप दे रखे हैं जिनके माध्यम से जो है हम लोग वित्त की व्यवस्था करते हैं। तो उसमें पहला है एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य स्रोत है। दूसरा है इंटरनल, इसको डोमेस्टिक भी बोलते हैं, आंतरिक या घरेलू। ठीक है, जो एक्सटर्नल होता है उसमें आते हैं हमारे एड्स, लोन। जो एक्सटर्नल वाला है उससे वित्त की व्यवस्था जो है बहुत कम होती है। इसका बहुत रोल है कि हायर एजुकेशन या एजुकेशन में हम बाह्य स्रोत से वित्त की व्यवस्था करें, इसका रोल बहुत कम है। तो इसको हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ये आते हैं एड्स, लोन वगैरह हम लोग जो बाहर से ले लेते हैं एजुकेशन के लिए, वो जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मेन हमारा जो स्रोत होता है या टाइप या सोर्स जो होता है वो होता है इंटरनल, आंतरिक, इसको डोमेस्टिक कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो आते हैं, एक आता है प्राइवेट, दूसरा आता है पब्लिक। इसमें भी दो आते हैं, एक आता है प्राइवेट, दूसरा आता है पब्लिक। ठीक है, निजी और पब्लिक मतलब सरकारी।
निजी में मतलब हमारे जो निजी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल वगैरह जो होते हैं, निजी इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वो किस प्रकार से वित्त की व्यवस्था करते हैं। तो फीस होती है सबसे इम्पोर्टेंट, तो बच्चों की जो स्कूल फीस आती है वो होती है। मेंटेनेंस फीस जो होती है, मेंटेनेंस फीस जो होती है वो आती है, ठीक है। कोई गिफ्ट्स वगैरह आ जाते हैं, कोई अपनी मर्जी से जो है गिफ्ट्स वगैरह दे दे। एंडोमेंट्स जो होते हैं, तो फीस हो गई, मेंटेनेंस हो गया, गिफ्ट्स हो गए, एंडोर्समेंट जो होता है उसके माध्यम से जो है जो भी वित्त की व्यवस्था की जाती है प्राइवेट संस्थाओं या प्राइवेट या निजी इंस्टीट्यूट के द्वारा। स्कूलों की जो सबसे मेन वो है कि जो बच्चों की स्कूल फीस आती है, हमसे मेंटेनेंस फीस भी ली जाती है, गिफ्ट्स वगैरह भी, जो कोई अपनी इच्छा से जो है गिफ्ट वगैरह दे करके अगर स्कूल में चला जाता है, अपनी इच्छा से जो है पैसे दे करके चले जाते हैं, दान जो आता है, डोनेशन वगैरह जो आते हैं, इस तरीके से जो है प्राइवेट में जो है वित्त की व्यवस्था की जाती है। अगला है पब्लिक। अब पब्लिक में भी दो हैं, प्राइवेट हमने समझ लिया, अब हम पब्लिक समझ लेते हैं। इंटरनल में पब्लिक चल रहा है, ठीक है। पब्लिक में कौन कौन से आते हैं? एक आता है गवर्नमेंट, सरकारी, एक होता है सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार। सेमी गवर्नमेंट में आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर हमारा, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं वो। तो इस तरीके से जो है वित्त की व्यवस्था की जाती है। दो टाइप हो गए, पहला हो गया एक्सटर्नल, बाह्य स्रोत जो होते हैं जिसमें शामिल किया जाता है, एड्स हो गए, लोन जो है वो हो गए, तो ये बहुत कम होता है तो इसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। इंटरनल जो है उसमें भी दो होता है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। प्राइवेट में स्कूल की फीस जो आती है, मेंटेनेंस फीस जो आती है, गिफ्ट्स कोई दे जाता है, इस तरीके से जो है प्राइवेट में वित्त की व्यवस्था होती है। पब्लिक में सरकारी, यानी कि सरकार किस तरीके से करती है, तो वो दो होता है, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है सेमी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज जो होती है, इन सब के माध्यम से जो है वित्त की व्यवस्था की जाती है। तो ये हमने देख लिया कि फाइनेंस क्या है, क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप है, यानी वित्त व्यवस्था किस प्रकार से होती है। उसमें आपके सिलेबस में दे रखा है स्थूल एवं सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। तो इनको हम अंतर समझ करके समझ लेते हैं। माइक्रो, इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म, मैक्रो इसको कहते हैं स्थूल। माइक्रो तो समझ में आ गया होगा कि माइक्रो टीचिंग जो करते हैं, यानी छोटे लेवल पे जो काम होता है वो आता है माइक्रो में, और बड़े लेवल पे जो काम होता है वो आता है मैक्रो में, ठीक है। माइक्रो टीचिंग कितनी छोटी होती है, 5 से 7 मिनट की होती है ना, तो बस वैसे ये होता है कि छोटे लेवल पे जब वित्त की व्यवस्था की जाती है छोटे लेवल पे, ठीक है, वो होता है माइक्रो। जब बड़े लेवल पे पूरे देश की जब हम लोग बात करते हैं वो कहाँ आता है, मैक्रो लेवल में। तो एक डिफरेंस से हम लोग समझते चलते हैं कि माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल जो नीड्स होती है, ठीक है, व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए जो है वो माइक्रो वित्त की व्यवस्था की जाती है। यानी कि हम अपने पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए जो लोन लेते हैं, जो पैसे की व्यवस्था करते हैं, वो किसमें आता है, माइक्रो। छोटे लेवल पे हमें पैसे की जरूरत है, हमने लोन लिया, हमने किसी तरीके से व्यवस्था करी, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है छोटा अपने आप में, कोई शैक्षिक संस्थान है, छोटा स्कूल है, कोई भी स्कूल, छोटा बड़ा नहीं, कोई एक स्कूल है, शैक्षणिक संस्थान है, उसको अगर अपने स्कूल में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ सामान चाहिए या कुछ भी करना है, तो उसके लिए जब वो लोन लेंगे, पैसे, शिक्षा, वित्त की व्यवस्था करेंगे, तो किस लेवल पे आएगा,
वो आएगा माइक्रो लेवल पे, यानी इंडिविजुअल की बात हो रही है। बड़े लेवल की बात नहीं, छोटे लेवल की, आप हम अपने नीड्स के लिए अगर लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो वो माइक्रो लेवल में आएगा। दूसरा आता है मैक्रो। तो मैक्रो क्या है, ये नेशनल लेवल पर, नेशनल या रीजनल लेवल, यानी कि पूरे देश में जब बात होती है कि पूरे देश में वित्त की व्यवस्था की बात हो रही है, रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर बात हो रही है, वो क्या होता है, वो होता है माइक्रो। बड़ा लेवल आ गया ना, यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है और पूरे देश की, पूरे क्षेत्र की बात हो रही है। इसमें जो अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, पैसे का जो अमाउंट होगा, यानी कि वित्त की व्यवस्था होगी, वो कैसी होगी, वो छोटे लेवल पर होगी। और इसमें जो अमाउंट होगा वो बड़ा अमाउंट होगा। जाहिर सी बात है, छोटे लेवल के लिए हो रहा है, ये बड़े लेवल पूरे देश की बात कर रहा है। दूसरी बात आती है, ये लगातार चलता है। लगातार चलता है मतलब ये एक तरीके से, अगर किसी को अभी लोन दे दिया, उसको थोड़े टाइम बाद उसको वापस आवश्यकता है, या दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता है, या दूसरे इंस्टीट्यूट को आवश्यकता है, किसी दूसरे इंडिविजुअल को आवश्यकता है, तो इस तरीके से जो है ये चलता रहता है। जबकि जो ये मैक्रो जो लेवल है, वो पूरे देश की बात होती है, तो इसमें ये नहीं होता कि हम हमेशा देते रहे लोन, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई है तो उस पॉलिसी के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। ऐसा तो है नहीं कि आज पैसा लिया कल वापस पैसा लेने आ गए, इस तरीके से काम नहीं चलता ना। इसमें जब पूरे नेशनल लेवल की बात हो रही है तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है कि 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल, जो भी टाइम पीरियड होता है वो डेफिनेट टाइम पीरियड रहता है, उसके लिए जो है वित्त की व्यवस्था की जाती है। और ये जो है लगातार चलता रहता है, यानी कि छोटे लेवल का है तो जैसे जैसे लोगों को जरूरत रहती है उस तरीके से लोन दिया जाता है। जैसे स्टार्टअप वगैरह जो होते हैं, नए कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, महिलाएं घर से कुछ काम शुरू करना चाहती हैं, सरकार के द्वारा उनको क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है स्टार्टअप के लिए। तो वो छोटे लेवल पे दिया जाता है, 10 20 30 हजार रुपए का जो है सरकार के द्वारा लोन दिया गया, ताकि महिलाएं अपना काम शुरू कर सके, स्टार्टअप शुरू कर सके। तो वो छोटे लेवल का है, तो एक कंटिन्यूस रहता है। अगला आता है, इसमें ये देखा जाता है, रिस्क फैक्टर को देखा जाता है इसमें कि रिस्क फैक्टर कितना है। यानी कि हम अगर लोन दे रहे हैं, यानी कि अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि महिलाओं को लोन दिया जा रहा है स्टार्टअप वगैरह शुरू करने के लिए, तो उसमें रिस्क फैक्टर देखा जाएगा कि हम पैसे देते हैं तो ये स्टार्टअप शुरू अगर करते हैं तो इसमें कितना रिस्क रहेगा, जिसको दिया जा रहा है वो उसमें किस तरीके से जो इसको यूज करेगा, कहीं पैसा जिसको दिया जा रहा है वो डूब तो नहीं जाएगा। इस तरीके से रिस्क फैक्टर देखा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि जो पॉलिसी है या जिस भी पॉलिसी के लिए पैसा दिया जा रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है। क्या देखा जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर पूरे देश की बात आ रही है, रीजनल की बात आ रही है, तो इसमें यही देखा जाएगा कि अगर पैसा दे रहे हैं, जिस चीज पे दे रहे हैं वो ठीक प्रकार से मॉनिटर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक प्रकार से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये है माइक्रो और ये है मैक्रो। कि छोटे लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं, स्मॉल लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो यहाँ आता है माइक्रो में, और अगर बड़े लेवल की बात करते हैं तो वो मैक्रो पे आता है। ये इंडिविजुअल की बात करता है, नेशनल की, ये ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है, ये सेल्फ सफिशिएंट की बात करता है। ये एक पॉइंट लिख लेना, ये सेल्फ सफिशिएंट की बात करता है, ये ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है। यानी कि यहाँ पर जो है व्यक्ति को सेल्फ आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर ये बात की जाती है। और यहाँ पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी क्या है, उसकी बात जो है यहाँ पर की जाती है। तो ये है माइक्रो और मैक्रो लेवल। तो हम लोगों ने समझ लिया कि वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, क्या तो उसके टाइप्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल क्या है। अगला जो है वो है बजट। छोटा टॉपिक है, देख लेते हैं बजट। बजट क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे। तो बजट जो है वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, यानी कि एक आर्थिक योजना है, हम वो कह सकते हैं। एक आर्थिक योजना है जो ये देखती है कि किस तरीके से बैलेंस किया जाए, यानी कि जो भी हमारा एक्सपेंसेस हैं,
जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारी इनकम है, उन दोनों को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, किस प्रकार से संतुलन बिठाया जाए, ये देखता है बजट। हम लोग घर में भी महीने में जब लास्ट में हमारी सैलरी आती है, ठीक है, सैलरी आई है, उसके बाद में हम बजट बनाते हैं कि किस किस तरीके से इसको खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितनी तो आय आई है, कितनी तो इनकम आई है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों के बीच में हम संतुलन बिठाते हैं कि इन संतुलन बिठा कुछ सेविंग कर ली जाए। ऐसा हम लोग करते हैं कि जो हमारी इनकम हुई और जो हमारे एक्सपेंसेस है उनके बीच में है बैलेंस बिठाया जाता है, एक पूरा ब्यौरा बनाया जाता है किस किस तरीके से महीने में इसको खर्च करना है, और ये बैलेंस बिठाया जाता है कि लास्ट में कुछ ना कुछ तो सेव कर लिया जाए। तो वो क्या है, बजट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसमें खर्चे और जो आय होती है उनमें बैलेंस बिठाया जाता है अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ में, उपलब्ध संसाधनों के साथ में। उपलब्ध संसाधन क्या है, हमारी इनकम, हमारी सैलरी जो आई है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं हमारी सैलरी जो आई है वो क्या है, हमारा उपलब्ध संसाधन है। तो हमारा उपलब्ध संसाधन यानी कि हमारी आय हमारे खर्चों दोनों में बैलेंस बिठाया जाता है। बजट जो है एक फ्यूचर की प्लानिंग है, बजट बनाया फ्यूचर के लिए जाता है कि किस तरीके से खर्च करेंगे आगे। तो ये क्या है, एक फ्यूचर की प्लानिंग है जिसमें किसको ध्यान रखा जाता है, जिसमें पास्ट को और प्रेजेंट को, भूतकाल और वर्तमान काल दोनों को ध्यान में रख करके फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। पास्ट यानी कि पिछले महीने इतना खर्चा किया था, बिल्कुल भी सेविंग नहीं हुई थी। प्रेजेंट यानी कि इतना ही इस बार कमाया है, इतनी ही सैलरी आई है। तो दोनों बातों को ध्यान में रख करके फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। यानी कि पिछले महीने हमने देखा कि हमारी सेविंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ठीक है, तो इस बार हम सोचेंगे हमारी 20,000 इनकम आई है तो हम अपने खर्चों को इस तरीके से मैनेज करके कुछ ना कुछ तो 2,000 या 3,000 जितना भी है महीने का सेव करेंगे। तो दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों को ध्यान में रख करके फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। एक फिक्स्ड टाइम के लिए बनाया जाता है, 1 साल हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट के नजरिए से कि एक निश्चित जो है समय अवधि के लिए बजट को तैयार किया जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत ये आता है ब्लूप्रिंट, हम लोग कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है। जैसे हम लोग एग्जाम बच्चों के लिए लेते हैं तो ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के दिए जाएंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इस तरीके से ब्लूप्रिंट बनता है। उसी तरीके से जो बजट है वो भी बनाया जाता है, पूरे तरीके से ब्यौरा उसका तैयार किया जाता है कि कहाँ पर कितना कितना खर्च करना है। तो वो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, वो भी किसके लिए, एक्शन के लिए। ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन यानी हमको क्या करना है उसके लिए एक ब्यौरा तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है बजट। अब देख लेते हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या है, यानी कि इसको बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्या सिद्धांत है इसके। सबसे पहले तो कि बजट जो बनता है उसका तरीका सरल होना चाहिए। बजट बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, इजी वे होना चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड वे से हम लोग बना रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है कि जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस है उन दोनों को ध्यान में रख करके इजी तरीके से हमको हमारा बजट तैयार करना है। दूसरा, ये सही और सटीक होना चाहिए। सही यानी करेक्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए यानी कि हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव तय करें कि हमारा लक्ष्य क्या है। घर का एग्जांपल दें कि हमारा महीने का लक्ष्य है कि 2,000 रुपए में सेविंग करनी है, तो उन लक्ष्य को अधिकतम प्राप्त कर सके इस प्रकार का होना चाहिए। यानी कि इतना तो सटीक हो कि अगर 2,000 का हमने लक्ष्य बनाया तो कम से कम 1,000-1,500 रुपए तो हमारे बच ही जाए। तो अधिकतम जो है सटीकता होनी चाहिए, सही होना चाहिए, अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आवश्यकता अनुसार इसमें हम लोग परिवर्तन कर सके। मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर हमें कहीं पर लगा कि यहाँ पर चेंज करना चाहिए तो वहां पर हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ फाइनेंस से ध्यान में नहीं रखना होता, सिर्फ आर्थिक तौर पर ही हमको नहीं ध्यान में रखना होता। इसमें हमको सामाजिक सोशल भी ध्यान में रखना होता है, राजनीतिक भी ध्यान में रखना होता है, पॉलिटिकल भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है।
और आर्थिक तो है ही, आर्थिक कारकों को भी ध्यान में रखना होता है। सपोज आपने बजट तैयार किया है कि आप महीने में 2,000 रुपए सेव कर लेंगे, लेकिन फैमिली में कोई फंक्शन आ गया, किसी के कुछ हो गया, तो आपको जाना पड़ेगा। मान लो कोई शादी आ गई, कुछ आ गया, तो आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। तो आपने जो रुपए बचाए थे वो कहीं ना कहीं लग जाएंगे ना, वहां पर आपका बजट थोड़ा सा हिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसी कुछ जरूरत आन पड़ती है तो उसमें आवश्यकता अनुसार चेंज कर सके हम, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं छोटे लेवल में बता रही हूँ, घर की कोई बात आ गई, हमको पूरे देश के लिए बजट बनाना होता है। तो अगर देश में भी ऐसे कोई कारकों से प्रभावित हो जाएगी, कोई सामाजिक कारक आ गया, कोई राजनीतिक कारक आ गया, कोई आर्थिक कारक आ गया देश में, तो हमारा बजट इतना फ्लेक्सिबल हो कि उसमें अगर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की जरूरत पड़े तो परिवर्तन हम कर सकें। ठीक है, बजट जो है आय और व्यय पर आधारित होना चाहिए, ये सबको पता है, आधार ही यही है, आय व्यय पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अगला है आय और व्यय में संतुलन होना चाहिए। मैंने आपको बताया है क्या, बजट आय और व्यय का संतुलन ही तो क्या है, बजट है। तो आय व्यय पर आधारित होना चाहिए और आय व्यय में संतुलन होना चाहिए। एक टाइम लिमिट होती है इसके अंतर्गत, टाइम लिमिट के आधार पर बनाया जाता है। इसमें हम अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि कम से कम हम खर्चा करें, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने की कोशिश करें। वही चीज जो है सेम देश में भी होती है कि अगर हम देश के लिए बजट बना रहे हैं तो वो हमारे क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है, यानी देश के पास कितना पैसा है, कितना फाइनेंस है, और कितना हमको कितनी पॉलिसीज पर क्या क्या लगाना है, उस पर आधारित होना चाहिए। इसमें दीर्घकालीन व अल्पकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब बातें जो है बजट बनाते समय हमको ध्यान में रखनी चाहिए। फ्यूचर पर आधारित होना चाहिए, भविष्य पर आधारित होना चाहिए। तो बजट को हमने समझ लिया, बजट के क्या प्रिंसिपल है ये हमने समझ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी अप्रोचेस क्या है, उपागम क्या क्या है इसमें। पहला है टॉप डाउन अप्रोच। मतलब इसमें जो बजट बनता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि जो सीनियर्स होते हैं, जो हाई पोस्ट पे होते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं जो हमारे बॉस होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो बजट का निर्माण करते हैं। वो किसी से राय नहीं लेंगे, अपने नीचे जो उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनसे वो राय नहीं लेंगे, वो अपने हिसाब से बजट बनाएंगे। और बजट बनाने के बाद में सिर्फ उनको बता दिया जाएगा कि इतना इतना पैसा इस प्रकार से खर्च करना है। तो टॉप डाउन अप्रोच यानी कि सीनियर्स जो है वो बजट का निर्माण करते हैं। अब जो पावर है वो कहाँ होती है, ऊपर जो सीनियर्स है उनके हाथ में होती है। तो सीनियर जो है इसमें बजट का निर्माण करते हैं। बॉटम अप अप्रोच इसका उल्टा है, यानी कि इसमें जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो बजट का निर्माण करते हैं और वो अपने ऊपर जो सीनियर्स होते हैं उनको सौंप देते हैं और फिर उनको वो चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। तो इसमें कौन निर्माण कर रहा है, जो सीनियर्स है वो, और लास्ट में बना करके वो किसी से कुछ राय नहीं लेंगे, सिर्फ अपने जो नीचे काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनको सौंप दिया जाएगा। इसमें जो है नीचे से बजट बन के जाएगा, ऊपर सीनियर्स उनको चेक करेंगे। तो ये जो है नीचे जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो सीनियर्स को बजट बना के सौंपते हैं। फिक्स्ड बजट जो होता है, एक फिक्स्ड बजट होता है, ये अप्रोचेस हैं जिसमें फिक्स रहता है कि जो हमारा लक्ष्य हो गया हमको उतना प्राप्त करना ही है, ये चेंज नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल बजट जैसे मैंने बताया कि अगर हमें आवश्यकता पड़े तो जो है हम उसमें चेंज कर सके। तो ये है 4 अप्रोचेस, जिसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ बजट बनता है। फिक्स यानी कि उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड रहता है। फ्लेक्सिबल लचीला होता है, यानी अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ये हो गई अप्रोचेस। अगला है कि बजट बनता है, इसका साइकिल क्या होता है, किस तरीके से जो है, या स्टेप हम लोग कह सकते हैं, साइकिल ही स्टेप हम कह सकते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले बजट का फॉर्मुलेशन होता है, बजट का निर्माण होता है, उसके बाद में जो है इसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, इसका अप्रूवल किया जाता है। अप्रूवल का मतलब, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है निर्माण करना,
अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति देना। ठीक है, छोटा हो गया थोड़ा। स्वीकृति। अगला आता है एग्जीक्यूट करना इसको। एग्जीक्यूशन करना इसका, एग्जीक्यूशन करना इसका। अगला आता है ऑडिट, मतलब कि अंकेक्षण। सबसे पहले जो है बजट का निर्माण किया जाएगा। ये प्रोसेस है, स्टेप जो है हम लोग कुछ भी कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है बजट का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद में जो है उसको स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बजट जो है निर्माण करते हैं, फिर सीनियर्स को जो है इसको स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि अगर स्वीकृति मिल जाती है, अगर स्वीकृति मिल गई है बजट को, तो उसका क्रियान्वयन किया जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो इसका ऑडिट, यानी कि जिस तरीके से बनाया गया था, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बनाया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो ये होते हैं स्टेप। वापस लिख देती हूँ कौन कौन से होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहला है फॉर्मुलेशन, यानी कि इसका निर्माण करना। जैसे हम पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं, उसी तरीके से बजट का फॉर्मुलेशन करना। अगला है इसको अप्रूवल दिलाना कि बजट तो निर्माण हो गया, अब इसको स्वीकृति देंगे सीनियर्स हमारे ऊपर जो बैठते हैं, वो अप्रूवल मिल जाता है अगर, तो इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, यानी कि इसका क्रियान्वयन हो जाता है। क्रियान्वयन के बाद में ऑडिट, यानी कि इसका अंकेक्षण किया जाता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिन उद्देश्यों को रख करके बजट का निर्माण किया गया था, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो ये होता है बजट के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया है संकेतन सिद्धांत, सिग्नलिंग थ्योरी, मानव पूंजी सिद्धांत, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल थ्योरी। ठीक है, किस तरीके से माइक्रो और मैक्रो लेवल पर जो है वित्त की व्यवस्था की जाती है। उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया कि बजट किस तरीके से बनता है, बजट क्या होता है। तो हमने आज हमारा यूनिट 2 का पार्ट सी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो पार्ट डी करेंगे कि राजनीति और शिक्षा के बीच में क्या क्या संबंध है।